अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। और उसके सिलसिले में आज हम 1B को सॉल्व करेंगे और 1B से पहले जो जो उन्होंने वर्क एग्जांपल्स दिए हैं उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नॉर्मली, और उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। मिक्स्ड भी कर लेते हैं, सेपरेट करके भी कर लेते हैं, डिवीजन मेथड भी बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं एचसीएफ के लिए। तो वो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड्स। वो बोथ मेथड्स कौन कौन से हैं? एक मेथड है कि आपने कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाले 30 और 18 के, ठीक है, और उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, वो ये देखिए आप, कि आपने क्या किया। जैसे पहले हमने किया था ना कि 18 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 2 से किया, 2 9 ज़ा 18, 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। और 30 को किया तो 2 से किया 15 ज़ा, 3 से किया 5 ज़ा, 5 से किया 1 ज़ा, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर हम एच सी एफ निकाल रहे हैं। एच सी एफ निकालने के लिए सिर्फ जो कॉमन होते हैं हम वो काउंट इन करते हैं। तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारा एच सी एफ। ठीक है, ये हमारा पुराना मेथड है। अच्छा, ये भी एक तरीका है कि जब एक ही नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा होगा तो हम उसको पावर में शो कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। बहरहाल वो बात की बात है। दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया वो बताया कि 18 और 30 को एक साथ आप कंबाइंड प्राइम फैक्टराइज कर लें। लेकिन कंबाइंड प्राइम फैक्टराइज अगर आप सिर्फ एलसीएम ही मालूम, सिर्फ एचसीएफ ही मालूम करना है, एलसीएम मालूम नहीं करना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ उन नंबर से डिवाइड करें, उन प्राइम नंबर से डिवाइड करें जिनसे दोनों होते हैं। इसको हम कहते हैं कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो अब 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 2 9 ज़ार 18, 2 15 ज़ार। अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब दोनों किसी कॉमन एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ रुक जाइए। और ये जो नंबर बचे हैं ये आपका एच सी एफ हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है, विच इज़ 6। तो ये कह रहे हैं फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड्स। तो 56 को प्राइम फैक्टराइज कर लें अलग अलग, 84 को अलग अलग कर लीजिए। 2 से कर लिए, 2 2 4 2 8 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसको कर लीजिए 2 से, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अच्छा, पहले 3 से किया है पहले 7 से किया, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन में हम सिखाते हैं बच्चों को कि पहले सबसे छोटे वाले से ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप समझदार हो गए हैं तो आप उसको खुद रीअरेंज कर सकते हैं कि इसको ऊपर करके इसको नीचे कर दें जब आप लिख रहे हो तो दिस इज़ 56 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 था, और 84 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है। ये कॉमन आ गया तो दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 7, दिस इज़ 28। ठीक है, एच वैसे निकाल लिया हमने। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 56 और 84 को साथ साथ लिखिए आप। 56 और 84 को साथ साथ लिख दीजिए और देखिए दोनों एक साथ कैसे जा रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखिए कि ये अब क्या किसी सेम नंबर से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, 7 से जा रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। मज़ीद अब किसी और नंबर से, ये प्राइम नंबर से नहीं जा रहे एक साथ। तो ये एच सी एफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, विच इज़ सेम अगेन 28। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70। बिल्कुल यही करना है सभी। द नंबर्स 504 एंड 508 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर दिस। 504 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, 588 के प्राइम फैक्टर्स इन्होंने निकाल दिए। अब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
दैट डिवाइड्स बोथ 504 एंड 588। वो नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करता है वही तो एच सी एफ कहलाता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 और 7। ये तो 504 का निकाल दिया इन्होंने। 588 का निकाल दिया इन्होंने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो जो कॉमन है वो हमने एक तरफ कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब इसको आप निकालिए, 7 से 21, 21 टू 42, 42 टू 84 आई बिलीव। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस नाउ 9 समझाया। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कोई ऐसी चीज़ है। फाइन एच सी एफ ऑफ, अब 3 नंबर लेके उन्होंने उनका एच सी एफ निकलवाया, तो अगेन वो भी वैसे ही निकल जाएगा। एक साथ निकाल लें, अलग अलग निकाल रहे हैं, ये आप देख लीजिए। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 90, 135 और 270 को लिखता हूँ। 5 से जाते हुए लग रहे हैं, तो 5 1 द 5, 5 8 द 40, और ये जा रहा है 5 2 ज़ 10, 5 7 द 35, और ये जा रहा है 5 5 द 25, 5 4 द 20। ठीक है, अब ये तीनों मुझे नज़र आ रहे हैं 9 से जा रहे हैं। 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 6 ज़ार 54। अब ये किसी एक नंबर से तीनों नहीं जा रहे, तो 5 इंटू 9 बचा, 9 5 द 45 एच सी एफ। तो ये तरीका भी था, दूसरा तरीका तो आपको पता ही है अलग अलग करने का। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल ये भी देख ली हमने। नेक्स्ट पेज खोल के देखते हैं, इसमें कुछ काम की चीज़ है ऐसी जो मुझे समझाने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस नाउ को मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि उसकी वजह से आपको ना एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 90। एच सी एफ और एल सी एम में फ़र्क क्या होता है कि एच सी एफ में सिर्फ वो नंबर लेते हैं जो कि दोनों में आ रहे होते हैं एक एक दफ़ा, और एल सी एम में वो नंबर्स भी ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं होते। बस ये फ़र्क होता है। तो लोएस्ट कॉमन ऑफ 24 एंड 90 ये देख लेते हैं यूजिंग बोथ मेथड्स। तो पहले मेथड से करके दिखाता हूँ मैं। 24 और 90 जो अलग अलग है, 24 को अलग से किया, 90 को अलग से किया। ठीक है, वही पुराना जो मेथड हमारा 2 12 2 6 2 3 3 1। तो 24 तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 90 हो गया 2 45 5 9 3 3 तो 90 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। जो कॉमन था उसको एक दफ़ा लिखा, जो कॉमन था उसको एक दफ़ा लिखा, जो कॉमन नहीं था उसको भी एक दफ़ा लिखा। ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका आंसर आ रहा है 360 एलसीएम। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड जैसे मैंने बताया कि जैसे हमने एच सी एफ में किया था, इनको साथ साथ कर लें 24 और 90 को। तो 24 और 90 को साथ साथ कर लीजिए। बस एच सी एफ और एल सी एम में एक थोड़ा सा फ़र्क आएगा। आपने क्या किया, 2 से जा रहे थे, 2 12 ज़ार 2 45 ज़ार। ठीक है, अब देखें क्या ये दोनों किसी और नंबर से जा रहे हैं। कॉमनली 3 से जा रहे हैं, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। अब ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे 2 इंटू 3, और जो बाकी बच गया वो भी ले लेंगे, इंटू 4 इंटू 15। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 360 ही आएगा। ठीक है, दोनों मेथड से हमने कर लिया। फिर फाइंड द नंबर्स 120 एंड 126 आर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। उन्होंने क्या कर लिया, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब आप एल सी एम मालूम कीजिए इनका। तो ये पीछे हम कर चुके हैं, एल सी एम आप इनके मदद से आराम से मालूम कर सकते हैं।
अब दो नंबर इन्होंने बताए, एक नंबर n है जो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता, ठीक है, और दूसरा नंबर इन्होंने बताया वो है 6। इनको प्राइम फैक्टराइज किया तो एलसीएम जो भी निकल के आया वो आया 24। ये सवाल में ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि वो दूसरा नंबर क्या था जो 6 के साथ जब एलसीएम निकालते हैं तो वो 24 आता है। तो हमने क्या किया कि पहले हमने 6 के प्राइम फैक्टर्स देखे क्या हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। फिर हमने देखा 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर वही आ गया आगे 6 के जो प्राइम फैक्टर्स थे कि 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमने ये दोनों पहले निकाल लिए। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि एलसीएम जब हम निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हम किन नंबर्स को जमा कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हम लेते हैं, इसी केस में कोई नंबर ले लेते हैं जो पीछे से जिसकी के बना हुआ हो, प्राइम फैक्टराइजेशन हुई भी हो। तो देखिए ये 30 था 2 इंटू 3 इंटू 5, 30, ठीक है। और 36 था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 नहीं था, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया इसका, तो देखें एलसीएम ये आ गया, तो समझ में आ रहा है ना कि एलसीएम कैसे लिया। कि इसको पहले मैं वैसे भी लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3। ये था ना एलसीएम, हम ऐसे लेते हैं, इन दोनों का कॉमन लिया 2 आया, ये कॉमन नहीं था, ये एक दफ़ा और आ गया, इन दोनों का कॉमन लिया 3 आया, ये कॉमन नहीं था, वो आ गया। एलसीएम तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 शायद दो दफ़ा था, 2 इंटू 3 इंटू 5 ऊपर वाला था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हाँ ये यूँ था। तो फिर हमने क्या किया कि ये कॉमन था एक दफ़ा लिखा, ये कॉमन नहीं था एक दफ़ा लिखा, ये कॉमन था एक दफ़ा लिखा, ये कॉमन नहीं था एक दफ़ा लिखा, और ये कॉमन नहीं था एक दफ़ा लिखा, ऐसे लिया था इसे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि 30 के प्राइम फैक्टर्स ये थे, 36 के प्राइम फैक्टर्स ये थे। हमने ऐसे इनका एलसीएम निकाल लिया जो सिंपल मेथड था हमारा प्राइम मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली करने का। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया था, 180 आया था। दिखाना आपको सिर्फ ये था कि इस वाले में 2 कितनी दफ़ा था, एक दफ़ा था, इस वाले में 2 कितनी दफ़ा था, दो दफ़ा था। आंसर में 2 कितनी दफ़ा आया, दो वाला आया। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो दोनों में से या तीनों में से जिस प्राइम नंबर की वैल्यू, जो प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया होता है उधर से उठाया जाता है ऑटोमेटिकली। इसको समझ लें बस। एक और मिसाल ले लेते हैं, कोई और सवाल करके देख लेते हैं। ये 24 और 90 वाला देख लेते हैं। आई डोंट नो ये अभी हमारे पास सेव्ड है या हमने, ये तो HCF वाला था। हम 24 और 90 दोबारा एक दफ़ा जल्दी से करके देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, 24 और 90, ठीक है। 24 को प्राइम फैक्टराइज किया, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। 90 को किया 2 45 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ठीक है। अब देखिए मैं 24 को लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 90 को लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखें खुद ब खुद आंसर में क्या आ रहा है, ये एक दफ़ा 2 आया
और ये दोनों 2 भी आ गए। एक्चुअली ये वाली फिगर आ गई। टूज़ में जो साइड बड़ी होगी वो पूरी उठा ली जाएगी, इसके बाद ज़्यादा 2 होंगे। अच्छा अब देखिए, हमारे तरीके से एक 3 एक दफ़ा ये आया और ये वाला 3 भी आ गया क्योंकि कॉमन नहीं था। तो गौर करें कि 2 3 आए तो दोनों में से जिसमें 3 ज़्यादा होंगे वो वाले उठा लिए जाएंगे। 5 दोनों में से किस में ज़्यादा है, 5 वैसे ही अनकॉमन है, ये आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर जिस भी प्राइम नंबर के जिस साइड पे होते हैं वो उठा लिए जाते हैं। ये बात अगर आपको याद रहे, ये बात समझ में आ जाए तो इसकी मदद से ये सवाल करना आपको आसान लगेगा जो मैं नया वाला करवा रहा था आपको। सो लेट्स री विजिट दिस कॉन्सेप्ट कि 6 और किसी नंबर का एलसीएम 24 है। हम 24 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया था तो हमें निकल के आए थे 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसमें से 6 का तो मुझे पता है कि 2 इंटू 3 है। इसका मतलब है कि कोई नंबर ऐसा है कि वो 6 से तो 2 नहीं उठाए हमने, ये वाले ये तो 3 2 हैं, 6 से तो नहीं उठाए होंगे। तो ये यकीनन किसी और नंबर से उठाए होंगे, उसमें 2 इंटू 2 होंगे तभी ये यहाँ पे उठाए गए होंगे। ठीक है, तो दूसरा ये कि 3 हो सकता है कि दोनों में हो सकता है सिर्फ 6 में हो। ठीक है, क्योंकि 6 में तो है ही, तो या तो उसमें 3 होगा या हो सकता है सिर्फ 6 में होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। एक पॉसिबिलिटी बन रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि हमें पता है 24 है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब एलसीएम निकाला था तो यहाँ पे 3 नहीं होता, तब भी ये 3 नीचे आ जाता। तो वो क्या नंबर बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। तो अब दो ऐसे नंबर्स हैं जब 6 के साथ उनका एलसीएम लेंगे तो वो 24 आएगा, या तो वो 24 होगा या वो 8 होगा। और हमसे सवाल किया है कि वो छोटा नंबर कौन सा है जो 6 और उसको अगर एलसीएम निकालें तो 24 आता है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर 8 है, इसलिए इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट है, जब हम इसके सवाल करने जाएंगे तो आपको फिर और ये प्रैक्टिस में ना आसान लगने लगेगा। तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे है फाइंड द एलसीएम ऑफ 90 30 एंड 108। ये आसान है, ये वही वाला मेथड है जो मैं करवा चुका हूँ आपको, ये आप कर लीजिएगा एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए। फिर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 3 bells toll यानी रिंग एट a regular interval of 15 minutes, 16 minutes and 36 minutes। 1 घंटी या 15 मिनट बाद बजती है। 1 घंटी हर 16 मिनट बाद बजती है। 1 घंटी हर 36 यानी 36 मिनट बाद बजती है। अब सवाल क्या है, गिवन दैट दे टॉल टुगेदर एट 2 PM, 2 बजे वो सब एक साथ बज गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ, इत्तेफाक से 2 बजे वो सब एक साथ बज गई। तो बताइए अब वो दोबारा कब एक साथ बजेंगी। एक तो इसको ये समझिए कि ये क्या हो रहा है, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करें पहले। 15 मिनट वाली घंटी 15 मिनट पे बजेगी, फिर कब बजेगी दोबारा अगले 15 मिनट पे जब 30 हो चुके होंगे, फिर कब बजेगी। तो ये 2 बजे एक साथ बजी थी ना, 2:00। तो अब ये 2:15 मिनट, 2:30 मिनट, 2:45 मिनट और 3 बजे बजेगी। फिर 3:15 मिनट, 3:30 मिनट। ठीक है, इस तरह से ये वाली घंटी बज रही होगी। दूसरी घंटी जो थी वो कैसे 16-16 मिनट पे बज रही थी, तो जब वो 2 बजे बजी होगी, क्योंकि 2 बजे तो सब एक साथ बजी हैं, तो वो 2:16 मिनट, 2:32 मिनट, 2:48 मिनट, इस तरह से चलती जाएगी, ऐड अपॉन होते जाएंगे 16 हर दफ़ा। ठीक है, फिर 2:64 मिनट यानी 60 हो चुका होगा, तो 3:04 मिनट, फिर 3:20 मिनट,
फिर 3:36 इस तरह से बजती जाएगी। तीसरी घंटी जो है वो बज रही है हर 36 मिनट के बाद। तो अगर 2 बजे बजी होगी तो 2:36 पे बजेगी। फिर 4:12 पे बजेगी। तो 36 मिनट ऐड करते जाएंगे। अब ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो गया कि तलाश करें कि नेक्स्ट टाइम वो कौन सा टाइम है जो तीनों में कॉमन आएगा। लेकिन गौर करें तो ये हम इसके मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, ये भी मल्टीपल्स निकाल रहे हैं और ये मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। तो जब सारे मल्टीपल्स जाके आपस में मैच होते हैं कम से कम जगह पे, उसको एलसीएम ही तो कहते हैं। तो एक्चुअली हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालते हैं, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 16 की करते हैं तो हमें पता है कि 2 × 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और 36 की करते हैं तो वो 2 18 ज़ा और 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब ये हो गया 3 × 5, 15 का हो गया, 16 का हो गया, 2 × 2 × 2 × 2। ये 3 भी थोड़ा सा इधर और खिसका दूँगा ताकि वो अपनी सही जगह पर आ जाए। 3 × 5। फिर 36 का हो गया 2 × 2 × 3 × 3। तो मोस्ट कॉमन हमने निकाल लिए पहले, ये कॉमन था और ये कॉमन था, ये लिखा हमने। 2 × 2 पे जो कॉमन नहीं था वो भी लिख लिया, 2 × 2। और वैसे तो आपको फॉर्मूला पता चल गया कि जो प्राइम नंबर जहाँ ज़्यादा होगा वो पूरा का पूरा उठा लेंगे। ये वाला 3 के केस में ये सबसे बड़ा है, देखिए ना, ये कॉमन निकला और ये कॉमन नहीं था, तो एक्चुअली दोनों तीन ही उठाने पड़ेंगे और ये 5 पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये बनेगा तकरीबन 720 के बाद ये जाके दोबारा एक साथ बजेंगे। इस वक्त क्या बज रहा होगा ये निकाल लेते हैं। तो 720 का मतलब कितने घंटे, तो उसको डिवाइड बाय 60 करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। तो 6 की टेबल में 72 कहाँ आता है, 6 12 72 होता है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो दिस मीन्स कि ये 12 घंटे बाद, आफ्टर 12 आवर्स, क्या बज रहा होगा, रात के 2 बज रहे होंगे। अगर दिन के 2 बजे पे बजी थी तो पीएम पे बजी थी ना, हाँ, तो अब 2 AM पे दोबारा बजेगी। तो देखें ये इस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया जाएगा सवाल। तो फरहान हैज़ 3 pieces of rope with lengths of 140 centimeter, 168 centimeter और 10 centimeter. He wishes to cut all the 3 pieces of rope into smaller pieces of equal length such that there is no leftover rope. 140 को काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में, 168 को काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में, और 210 को काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरह से कि इतनी लंबाई के टुकड़ों में काटें कि फैसला करें। लेट सपोज सबको हमने 10-10 सेंटीमीटर से काटते हैं, तो इसमें 10-10 से काटेंगे 21 टुकड़े बनेंगे, इसको 10-10 से काटेंगे 16 टुकड़े बनेंगे, लेकिन आखिर में 8 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा पीस बच जाएगा जो नहीं बचना चाहिए। इसको 10-10 से काटेंगे 14 पूरे बन जाएंगे। तो 10-10 से काटने पे इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है, लेकिन ये बच रहा है। अच्छा, तो ऐसे करते हैं, 2-2 से काट देते हैं। 2-2 से काटने में किसी में कोई पीस नहीं बचेगा, 3 1-1 से काटते हैं, कोई पीस नहीं बचेगा। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं वो बड़े से बड़ा क्या टुकड़ा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, बड़े से बड़ा क्या टुकड़ा है। तो 1-1 से कटने में कोई पीस नहीं बचेगा, क्या इससे बड़ा कोई मिल रहा है, 2-2 से करके देखा, हाँ 2-2 से भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसके जो हैं वो 70 पीस कटेंगे, इसके जो हैं वो कितने बचेंगे, 84 बनेंगे, इसके जो है वो बनेंगे 105। तो क्या इससे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा हो सकता है जिससे कि हम काटें तो फिर भी कुछ ना बचे। तो आपको पता है सबसे बड़ा टुकड़ा जो इसके अंदर से आ सकता है वो नंबर्स जिसके टेबल में ये आता है उससे मिलेगा, और वो HCF है। HCF के थ्रू सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी बहरहाल, कि जब बड़े से बड़ा ढूंढ रहे होते हैं हम, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ढूंढ रहे होते हैं, बड़े से बड़ा टुकड़ा।
सही है, थोड़ा सा मैंने क्लीन कर दिया ताकि जगह बन जाए हमारे पास। ओके, तो आप 140, 168 और 210 का HCF मालूम कर लीजिए। जो मालूम करने का तरीका आपको पता है, तो वो निकल के आएगा गालिबन 14। और दूसरा सवाल है, हाउ many स्मॉलर पीसेस ऑफ रोप कैन ही गेट ऑल टुगेदर। और अगर ऐसे काटेगा तो कितने टुकड़े मिलेंगे उसको। तो 140 वाले को अगर 14-14 से काटेगा तो 10 पीस मिलेंगे। 168 वाले को 14-14 से काटेगा करके देख लें, तो 14 टू ज़ा 28, तो 12 पीस मिलेंगे। इसी तरह से आप इसको डिवाइड करके देख लें, तीनों को पता चल जाएगा कितने कितने पीस बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज 1B आ गई। तो ये सब कुछ करके अब हम एक्चुअली अपनी एक्सरसाइज पे आ गए हैं, जो कि हम करने असल में शुरू किया था हमने। असल में हम ये करना शुरू कर रहे थे कि हम एक्सरसाइज करना चाहते थे 1B। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। जो ज़्यादा मुश्किल होंगे वो मैं कर दूंगा, जो ज़्यादा आसान होंगे वो कहूँगा थोड़ा सा आप भी हेल्प, अपनी मदद आप करें। फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आसान है, HCF मालूम कर सकते हैं, किसी मेथड से कर लें, और अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर लें या एक साथ कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ। ये LCM मालूम करना है, ये भी आसान है, पीछे से सारी प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल किया, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। लार्जेस्ट से ही हिंट मिल गया और फैक्टर से भी हिंट मिल गया। तो इसमें क्या करना है, 42 और 98 का जो है वो आपको HCF मालूम करना है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 में देखते हैं। द नंबर्स ये और ये 792 एंड 19 कैन बी रिटन एज। उन्होंने पहले ही प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया आपको इन दोनों के। अब आप इनकी ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करें जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, वो अगेन फैक्टर ही होगा। वो फैक्टर ही होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर का मतलब HCF मालूम करना है, ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो जब प्राइम फैक्टर्स मिल गए फिर तो HCF और LCM दोनों ही मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। HCF और LCM आप बोलें तो मैं मालूम कर देता हूँ इसमें। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए 2 में मैं किसको लूँगा। अच्छा, HCF मालूम करना है, तो देखें पहले तो मैं आपको पुराने तरीके से लिख के दिखाता हूँ। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11, और यहाँ 2 × 3 × 3 × 5 × 11। तो HCF में उल्टा होता है LCM का, जो सबसे छोटा होता है वो लिया जाता है, सिर्फ वही लिया जाता है कॉमन है, तो खाली 2 लिया जाएगा। तो देखें छोटा 2 इसके पास है, 3 में दोनों बराबर हैं तो 3 × 3 लिया जाएगा। 5 में सबसे छोटा ये यानी है ही नहीं 5, तो वो 5 नहीं लिया जाएगा, दोनों में कॉमन नहीं है। 11 कॉमन है दोनों में, तो 11 लिया जाएगा। तो यूँ हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 2 × 3 × 3 × 11 वो चुके 198 बनता है, आई थिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द नंबर 176 एंड 342 रिटन एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, प्राइम फैक्टर दे दिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो अब लीस्ट आ गया, LCM की बात हो रही है। डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस, तो इसका मतलब एक बड़ा सा नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड होता है और इससे भी डिवाइड होता है, यानी LCM चाहिए। तो LCM निकाल लें इसका। अगेन इसका LCM बड़ा साफ आराम से बता सकता हूँ कि दोनों में 2 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। दोनों में 3 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। दोनों में 11 कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। 19 कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 19, ये बनेगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट LCM ऑफ n एंड 15 इज 45। ये वाला सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको, इसको भी एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि 15 के फैक्टर्स निकाल लिए हमने। इस 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और जो LCM आया है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम 45 के। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 3 × 3 × 5, इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर है जो इसमें 3 के मामले में तो कोई दूसरा नंबर होगा, क्योंकि जो 15 है उसके पास एक ही 3 है। तो एक और नंबर जो है उसके पास 2 3 होंगे, तभी यहाँ 2 3 आए हैं। तो 3 की पावर 2 तो हमें मिल गई। ठीक है, उसमें 5 हो भी सकता है,
और नहीं भी। तो एक नंबर हो गया खाली 3 की पावर 2 और एक नंबर हो गया 3 की पावर 2 और 5। अब 3 की पावर 2 और 5 तो हमें पता है कि 45 ही होता है, और 3 की पावर 2 खाली 9 होता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है? ये नंबर है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विक्सियन नीड्स टू पैक 171 पेन, इतने पेन पेंसिल्स और इरेजर उसको एक जैसे गिफ्ट पैक्स बनाने हैं। तो हर एक में कितने पेन डाले, कितनी पेंसिल्स डाले और कितने इरेजर्स डाले। अगर सब में एक एक डाल देगा तो भी मसला हो जाएगा, क्योंकि 27 पैक्स के बाद इरेजर्स ख़त्म हो जाएंगे, जबकि पेन्स बचे होंगे या पेंसिल्स बचे होंगी। तो एक एक इरेजर डाले और तीन तीन पेन डाले, एक एक इरेजर डाले, दो दो पेंसिल्स, तीन तीन पेन डाले, किस तरह से करे तो उसके एक जैसे गिफ्ट बॉक्स बनना शुरू हो जाए। तो बताइए वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिग गिफ्ट पैक्स बताइए जो कि इसमें तरह से उसको हासिल हो सकते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे हों। तो ठीक है, करके देखते हैं। ज़रा क्लीन कर लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा जगह साफ़ हो गई। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा होगा कि इसमें अगर मैं 171 और 63 और 27 का HCF मालूम कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या अमाउंट है, वो क्या नंबर है जिससे ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, सबसे बड़ा वो नंबर क्या है। तो ये आप सॉल्व करेंगे पता चलेगा कि ये 9 निकल के आता है। तो इसका मतलब है कि 9 गिफ्ट पैक्स जो हैं वो बनेंगे। अब 9 गिफ्ट पैक्स बन पाएंगे तो फिर ये सवाल है अगला कि कितने पेन होंगे उसमें, कितनी पेंसिल्स होंगी और कितने रेजर्स होंगे। तो बहुत आसान है कि 171 को 9 से डिवाइड करें, 9 वन ज़ा 9 बचा 8, 81, 9 9 ज़ा 81। तो 19 पेन्स डलेंगे हर डब्बे में। और 63 को 9 से डिवाइड करते हैं तो पता है कि 7 आता है। 7 पेंसिल्स डलेंगी हर डब्बे में, और 3 इरेजर्स डलेंगे। 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। तो यूँ हर डब्बे में 3 इरेज़र, 7 पेंसिल्स और 19 पेन्स डालेंगे तो एक जैसे बॉक्स बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 9 बनेंगे। अदरवाइज़ कोई भी और सॉल्यूशन लेंगे आप तो आपको या तो आखिर में पेन बचेंगे या आखिर में पेंसिल्स बचेंगी या इरेजर्स पूरे नहीं पड़ेंगे। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है टू रेस कार्स, कार एक्स एंड कार वाई आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सक्यूज मी। अब दो कार रेसेस एक साथ एक ही स्टार्ट पॉइंट पे खड़ी हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। कार एक्स और कार वाई एक लैप कार एक्स 60 सेकंड में और कार वाई 80 सेकंड में पूरा करती है। पहला सवाल तो आसान कि कार एक्स को और कार वाई को कितने सेकंड्स लगेंगे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचने में। तो एक लैप 60 सेकंड में करती है कार एक्स, और एक लैप जो है वो 80 सेकंड में करती है कार वाई। अब ज़ाहिर है जब 60 सेकंड गुजरेंगे तो कार एक्स पहुंच चुकी होगी, कार वाई नहीं पहुंचेगी, उसको 20 सेकंड अभी और लगेंगे। ये पूछ रहे हैं कि एक साथ दोनों कब पहुंचेंगे दोबारा वापस। फिर अगले 60 सेकंड के बाद 120 सेकंड गुजर चुके होंगे, और इसको अगला पूरा करने के लिए 160 सेकंड चाहिए होंगे। और फिर अगला अगला लैप ये कर लेगी तो 180 सेकंड्स गुजर चुके होंगे, इसको अभी अगला लैप करने के लिए 240 सेकंड्स चाहिए होंगे। जब 240 सेकंड्स होंगे तो ये चौथा लैप कर रही होगी। तो हाँ, ये एक बात समझ में आती है। और जैसे कि हमें पता भी है कि 6 और 8 को अगर हम निकालें तो 6, 12, 18 और 24 ये इसके मल्टीपल चल रहे हैं, और वो 8, 16 और 24। तो 24 पे जाके इन दोनों के मल्टीपल्स कॉमन मिलते हैं। पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 24 मिलता है, फिर 48 मिलता है, इस तरह से हमें मिलते हैं। तो ये हमें वैसे भी सिर्फ शक्ल देख के ही 6 और 8 की या 60 और 80 की बात चल रहा है कि 24 या 240 इसका जो है वो लॉजिकल सोल्यूशन बन रहा है।
तो बहरहाल इसको आप करेंगे लेकिन एलसीएम निकाल के, क्योंकि मल्टीपल्स का सवाल है। तो 60 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपके पास आ जाएगा 240 सेकंड्स के बाद जाके दोबारा एक ही पॉइंट पे एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल, अगला पार्ट देखते हैं इसका। हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लेफ्ट्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। ये भी मज़े की बात है कि अब जब ये दोनों एक साथ गुजरे होंगे तो ये एक दूसरे से कुछ लैप्स, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कुछ लैप्स अहेड होगी। ठीक है, तो कितने सेकंड्स गुजरेंगे कि 5 टाइम्स ये एक दूसरे से आगे निकल चुके हों, यानी एक कार फास्टर कार स्लोअर कार से आगे निकल चुकी हो। देखें कि जब हम इस 24 पे पहुँचे, इसने 60 सेकंड में एक लैप किया, फिर दूसरा लैप 120 सेकंड में किया, तीसरा लैप 180 सेकंड में किया, चौथा लैप 240 सेकंड में किया। अब तक 4 लैप लगा चुकी है। इसने पहला लैप 80 सेकंड में किया, दूसरा लैप 160 सेकंड में किया, तीसरा लैप 240 सेकंड में किया। ये 240 सेकंड तक 3 लैप लगा चुकी है। तो जब ये दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ गुजरे थे बिल्कुल एग्जैक्टली, उस वक्त ये वाली 4 लगा चुकी थी, ये वाली 3 लगा चुकी थी। कितने का डिफरेंस है? 1 का। अब दोबारा 240 सेकंड के बाद फिर ये 4 लगा चुकी होगी, ये 3 लगा चुकी होगी, डिफरेंस एक और का आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2 का डिफरेंस। फिर एक और दफ़ा 240 सेकंड के बाद इनमें मजीद एक और का डिफरेंस आ जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 240 के कितनी दफ़ा गुजरेंगे, हर दफ़ा 1 से बढ़ रहा है। हमें टोटल कितनी दफ़ा का डिफरेंस चाहिए? इन्होंने क्या लिखा है? 5 का डिफरेंस चाहिए। तो 240 के 5 दफ़ा ये राउंड लगाएंगे तो कार 1 कार 2 से 5 लैप्स अहेड होगी। ठीक है, 5 राउंड्स अहेड होगी। तो ये आप आंसर निकाल लीजिए, 240 इंटू 5 विच इज़ आई थिंक 1200 और सेकंड्स में, और 1200 सेकंड्स को मिनट्स में डिवाइड कर दें और 60 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आता है आपका 20 मिनट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो ये ज़ाहिर है आपको ज़्यादा मुश्किल से समझ में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। Determine whether each of the following statement is true or false. If it is true, explain your reasoning. If it is false, give a counter example. तो बताइए ये सही हैं या गलत हैं। सही हैं तो बताइए क्यों, और गलत हैं तो फिर आप अपनी कोई वजह बताइए कि क्यों गलत हैं, इसकी जगह क्या सही होता। If 6 is a factor of a number, then 2 and 3 are also factors of that number. ये बात सही है। क्यों सही है? कि कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24, उसके फैक्टर्स में से 6 है, लेट्स सपोज 6 4 ज़ार 24 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं हो रही। तो जो नंबर 6 के फैक्टर्स हैं, 2 3 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3, जो नंबर 6 के फैक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली 24 के फैक्टर्स भी होंगे। जब 6 खुद 24 का फैक्टर है तो जो नंबर 6 के फैक्टर्स हैं वो नंबर 24 के फैक्टर्स भी ऑटोमेटिकली होंगे। ये इसका रीज़न है कि यस, बिकॉज 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये इसकी रीजनिंग हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखते हैं। इफ़ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देन 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब किसी का फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, प्लस तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, जब किसी चीज़ का फैक्टर 2 भी है और 3 भी है तो ऑटोमेटिकली उसका फैक्टर 6 भी होगा, क्योंकि जब हम फैक्टर लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स तो हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर 2 और 3 किसी का फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली 6 भी उसका फैक्टर होगा। तो हम कहेंगे यस, एज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6, that is why 6 will also be a prime, it will also be a factor of that number. If 2 and 4 are factors of a number then 8 is also a factor of a number. तो इसका क्या जवाब होगा? 2 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देन 8 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। इसमें एक गड़बड़ है इस बात में। वो गड़बड़ क्या है
देखें 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर दोनों एक दूसरे में नहीं आ रहे, 2 में 3 नहीं आता, 3 में 2 नहीं आता। तो अगर 2 और 3 कहीं हमने लिखा होगा 2 इंटू 3 इंटू समथिंग समथिंग, तो 6 तो उसके फैक्टर्स में से होगा ही होगा। लेकिन एक नंबर है उसके फैक्टर्स 2 भी है और 4 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो एक्चुअली उसका उसके जो हमने प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए होंगे तो उसमें एक दफ़ा 2 की पावर 2 ही लिखी होगी, यानी खाली 4 ही लिखा होगा, 2 इंटू 4 नहीं लिखा होगा। ये बात समझ आ रही है? तो मैं थोड़ा और आपको एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, सॉरी 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो निकलेंगे 2 इंटू 2 वन द 2 तो ये क्या निकले 2 इंटू 2। 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, तो 4 के अगर फैक्टर्स निकालता हूँ मैं खाली, जिसको हम टेबल पढ़ के निकालते हैं, तो 2 के टेबल में 4 आता है, 1 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, तो अगर एक नंबर है उसके टेबल में उसके फैक्टर्स में 2 भी आता है और उसके फैक्टर्स में 4 भी आता है, तो क्या लाजमी है कि 8 भी उसका फैक्टर होगा? जी नहीं, 4 का फैक्टर 8 हो ही नहीं सकता, 8 तो 4 से बड़ा है। तो ये वाला चक्कर जो मैंने पार्ट बी में बताया था कि अगर दो नंबर्स मौजूद हैं और वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा, तो वो नंबर भी एक फैक्टर होगा उस नंबर का। ये सिर्फ उस सूरत में है कि जब वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हों। अगर एक नंबर में दूसरा नंबर आ रहा है पहले से ही, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक फैक्टर हो। ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर डी में कहते हैं f इज़ अ फैक्टर ऑफ n, देन n अपॉन f इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ n। अगर f जो है वो n का फैक्टर है तो n अपॉन f भी फैक्टर होगा। अब ये थोड़ा सा समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं ज़रा। देखिए कि अगर नंबर्स में एग्जांपल लेते हैं ना इसकी, कि इसको जब हम नंबर से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। अगर f जो है वो n का फैक्टर है, अब f ले लेते हैं, लेट सपोज 4 ले लेते हैं। 4 जो है वो 16 का फैक्टर है। ठीक है, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 16। ठीक है बिल्कुल है। तो f जो है इसको कह रहे हैं f इज़ अ फैक्टर ऑफ n, n इसको कह रहे हैं। अगर f जो है वो n का फैक्टर है तो f को n से डिवाइड की n को f से डिवाइड कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो भी n का फैक्टर होगा। इस सूरत में 16 डिवाइड बाय 4 करते हैं, आंसर आ रहा है 4। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या ये सही है कि 4 भी 16 का फैक्टर है? हाँ, इस सूरत में सही है, 4 ही 16 का फैक्टर है। आप कोई और नंबर ऐसा लेते हैं जो कि जिससे कि डिवाइड करके आंसर सेम ना रहो। 8 जो है वो फैक्टर है 16 का, तो क्या 16 अपॉन 8 से जो आंसर आएगा वो भी 16 का फैक्टर होगा? डिवाइड करके देखते हैं, यस वो भी 16 का फैक्टर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बल्कि ऑफ 15, तो 15 को 3 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा 3 5 15। क्या 5 भी 15 का फैक्टर है? जी 5 भी 15 का फैक्टर है। इसका मतलब है कि जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, जब उस नंबर को उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो भी उसका एक फैक्टर ही होता है। तो ये बात ट्रू है, ये बात सही है, क्योंकि जब नंबर को किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली हमें एक और फैक्टर ही मिलता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि पूरा पूरा डिवाइड कर दो बराबर से इसको 3 से, तो हम कहेंगे 3 2 ज़ार 6। तो इसका मतलब है कि इसको हमने 2 के टुकड़ों में भी तकसीम कर सकते थे, तभी 3 2 ज़ार 6 आया। तो ये इसका जवाब है कि यस, अगर f एक फैक्टर है n का, कोई भी नंबर जब किसी नंबर का फैक्टर होगा तो फिर लाजमन जब उस मेन नंबर को उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक फैक्टर ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का ई करते हैं। इफ़ h इज द HCF ऑफ P and Q, देन बोथ P and Q आर डिविजिबल बाय h। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि
पी एंड क्यू का HCF निकाला आपने, तो HCF एक फैक्टर ही होता है ना, पी का भी और क्यू का भी। एक ऐसा फैक्टर होता है जो पी का फैक्टर भी है और क्यू का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर पी और क्यू का HCF आया, तो इसका मतलब है पी भी उससे डिवाइड होगा, क्यू भी उससे डिवाइड होगा। तो ये तो लाजमी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। As an HCF is a factor of both P and Q, then it will divide P and Q both। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड n इज 252। इफ n इज ऑड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो क्या क्या वैल्यूज़ होंगी जो n की होंगी अगर 252 एलसीएम है 9, 12 और एक और नंबर का। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो कि 9, 12 और वो जो तीसरा नंबर है वो हो, जिसका कि एलसीएम 252 आता हो। ठीक है, चलें ये समझते हैं। तो जल्दी से जो हम करते हैं इस वाले सवाल में, जिसमें कि हमें कोई एक नंबर नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 9 के फैक्टर्स हैं 3 × 3, याद ही है ना, मैं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हैं, हमें याद है 2 × 2 × 3, 2 to the 4 12। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर वो 252 के फैक्टर्स जो हैं वो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये कि जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। 252 इज़ 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 6 the 12, 2 3 the 6, फिर 3 2 the 6, 3 1 the 3, 7, बल्कि 3 7 the 21, 7 1 the 7, which is 2 into 2 into 3 into 3 into 7। ठीक है, अब वो नंबर पूछना चाहते हैं n, जो कि एक और नंबर था इनके बीच में जो शामिल था इस एलसीएम के निकलने के लिए। 9 था, 12 था और एक और नंबर था जिनको मिला के एलसीएम निकाला था, तो ये निकला था। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया है कि जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिस प्राइम नंबर की, वो वाला उठाया जाता है। ये वाली बात हमारी हो चुकी। तो ये 2 × 2 यहाँ मौजूद है, 2 × 2 यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कि यहाँ से उठाया गया होगा। यहाँ हो सकता है कि यहाँ भी हो, दोनों में से कॉमन हो। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ 2 × 2 हो सकता है, हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है हो सकता है ना हो। अच्छा, फिर यहाँ 3 × 3 मौजूद है, कि यहाँ भी मौजूद है, हो सकता है इसमें भी हो सकता है ना हो। ठीक है, अच्छा यहाँ 7 मौजूद है, जो यहाँ किसी में मौजूद नहीं है, तो ये तो लाजमन इसी में होगा, तभी तो यहाँ आया, वरना इन दोनों में तो नहीं था 7। ठीक है जी, तो ये तो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि हो सकता है वो 2 × 2 इससे मौजूद हो सकता है 2 × 2 मौजूद ना हो सकता है, 3 × 3 मौजूद हो सकता है 3 × 3 मौजूद ना हो सकता, और 7 तो लाजमन इसमें मौजूद होगा ही। तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो इसमें बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, वो बहुत सारी बन रही हैं। एक वैल्यू तो बन रही है कि इसमें ना 2 × 2 था ना 3 × 3 था, इसमें सिर्फ 7 था, तो एक वैल्यू तो बन रही है 7। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू क्या बन रही है कि इसमें 7 भी होता और सिर्फ 3 वाला पार्ट होता, और एक ही 3 होता, लेट सपोज, क्योंकि 3 × 3 हो सकता है कि 9 से पूरा उठा लिया, इसमें एक ही 3 था। तो पहले छोटे से छोटा करके चलेंगे ना। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें है कि इसमें सिर्फ एक 7 तो सब हर सूरत में लाजमी है ही है ना, एक 7 होता और एक 2 होता, तब भी यही आंसर आते। तो 7 2s are 14। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू है। और एक पॉसिबल वैल्यू है इसकी 7 3s are 21। 7 तो लाजमी होता और एक 3 होता, और इस तरह से आगे चलते जाएं। एक वैल्यू है 2 × 2 पूरा होता है, इसमें एक 7 होता है और 2 × 2 पूरा होता है, 2 to the 4 होता है, 7 4s are 28। एक पॉसिबल वैल्यू है 2 × 2 ना होता, 3 × 3 पूरा होता, तो 3 3 are 9, 7 9s are 63। तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इसमें पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है, कहाँ गया सवाल, सॉरी, n जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब है वो 14 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, और अगर ये नहीं हो सकता तो 2 × 2 इसमें नहीं हो सकता। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस मैं इसलिए किया कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, लेकिन जब इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 था ही नहीं।
तो या तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसमें अकेला 7 था, या फिर एक 7 था एक 3 था, या एक 7 था और दो 3 थे। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ ही बनती हैं खाली। तो 7, 21 और 63 में से कोई नंबर है ये। ठीक है, तो ये हमने जवाब बता दिया, यही इसका जवाब है। तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, ज़ाहिर है एडवांस क्वेश्चन है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक से ज़्यादा दफ़ा देखी जा सकती है इस वीडियो, ताकि आप आसानी से पहुंच सकें कि कहना क्या चाह रहे हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकला। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा कि बताइए ट्रू और फॉल्स है, अगर सही है या गलत है तो अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, जैसे पिछले सवाल में था। इफ़ 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 12 विल ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। वो फैक्टर्स वाला सवाल था, अब ये मल्टीपल वाला सवाल है। अगर किसी नंबर का मल्टीपल 6 है तो 6 खुद 6 के टेबल में खुद 12 आ रहा है। जैसे 3 का एक मल्टीपल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो उसमें 12 भी आएगा। जब किसी चीज़ के मल्टीपल में एक नंबर आता है तो वो खुद भी नंबर रिपीट होता है। जैसे 9 के मल्टीपल्स भी अब इसमें आना शुरू हो जाएंगे, 12 के मल्टीपल्स भी इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर किसी के मल्टीपल में कोई नंबर आ रहा है तो उसके मल्टीपल्स भी आगे आना शुरू हो जाएंगे। ये बात ठीक है एलसीएम के मामले में। ये बात लिख दीजिए आप कि इफ़ 6 is a multiple of a number then 12 is also a multiple of that number because 12 is a multiple of 6। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी है, अगर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 6 इज ऑल्सो द मल्टीपल नंबर। नहीं, ज़रूरी नहीं है किसी का मल्टीपल शुरू ही 12 से हो। खुद 12 ऐसा एक नंबर है कि जो 12 से शुरू होता है फिर आगे 24 आएगा। तो अगर 12 का मल्टीपल 12 है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 6 भी उसका एक मल्टीपल होगा। 6 तो उसका फैक्टर हो गया, मल्टीपल तो नहीं हुआ। तो नहीं, बिकॉज 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, दिस इज वाई 6 will not be, it is not necessary that 6 would be a multiple of that number। ये बात क्लियर हो गई। फिर हम चलते हैं इसके पार्ट सी पे। इफ 18 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 18 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो ये बात ठीक है, मल्टीपल का मतलब ही होता है कि उसके टेबल में आता है। तो अगर 18 जो है वो 6 का मल्टीपल है तो 18 6 से डिविजिबल होगा। तो अ मल्टीपल इज अ नंबर विच इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज मल्टीप्लाइंग बाय दैट नंबर as a multiple of that number and it is always divisible by that number। ठीक है, फिर पार्ट डी है, if n is the LCM of p and q then m is divisible by both p and q। ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि m is a common multiple of p and q, this means it is a multiple of p as well as a multiple of q। दोनों का मल्टीपल है तो दोनों से डिवाइड होगा ही लाजमी, यही तो मल्टीपल होता है। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं, कुछ रह गया। यस, question number 12, Kate wishes to cut some squares from a Vanguard sheet with a length of 64 centimeter and a breadth of 48 centimeter। She liked the squares to be as big as possible। अच्छा, and she does not want any leftover Vanguard sheet। What is the length of each square? How many squares can she cut? अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम कितनी लंबाइयाँ काट सकते हैं, कितनी चौड़ाइयाँ काट सकते हैं। एक शीट है हमारे पास, उसमें से शीट की लंबाई 64 सेंटीमीटर है, शीट की चौड़ाई 48 सेंटीमीटर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक शीट है, सॉरी, एक शीट है कुछ ऐसी है, 64 लंबी है सेंटीमीटर में और 48 चौड़ी है सेंटीमीटर में। अब मज़े की बात है कि स्क्वायर में आसानी ये है कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो कितने स्क्वायर कट सकते हैं इसमें से? तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम 1 बाय 1 का काट लें, मतलब ही ख़त्म हो जाए हमारा। 1 बाय 1 1 बाय 1 का काटते चले जाएं। लेकिन वो कह रही है कि स्क्वायर्स नीड टू बी एज बिग एज पॉसिबल। क्या 2 बाई 2 का काट सकते हैं? तो मुझे तो नज़र आ रहा है काट सकते हैं, क्योंकि 48 भी 2 से डिवाइड होता है, 64 भी 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमें ऐसे नंबर तलाश करने होंगे जिससे 48 भी डिवाइड हो और 64 भी डिवाइड हो। तो इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को HCF कहते हैं भाई। तो भाई HCF निकाल लो इसका। और वैसे तो हमें याद ही है किसके टेबल में दोनों आते हैं, 16 के टेबल में दोनों आते हैं, 48 और 64 बड़े से बड़ा। तो इसलिए हम जो है वो, जब आप निकालेंगे इसका HCF तो निकाल के दिखाइएगा प्रॉपर प्रोसेस करके, तो वो नंबर आ जाएगा विच इज़ आई बिलीव 16। दूसरा सवाल 16 का मतलब क्या हुआ कि 16
बाय 16 का स्क्वायर होगा, 16 उसकी लंबाई होगी, 16 उसकी चौड़ाई होगी स्क्वायर का, तो 16 के स्क्वायर काट सकते हैं आप 16 बाय 16 के। ऐसे कितने स्क्वायर्स कट जाएंगे, ये भी आसान है। किसी भी आप लेंथ और ब्रेड को डिवाइड करके देख लें कि इसका एक तरीका तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं 64 और 48 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, एरिया निकल आएगा इस पूरी शीट का। और फिर मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे छोटे स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। तो दोनों को डिवाइड कर दूँ आपस में। यानी ये तरीका मैं आपको करने को नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुझे जो तरीका पसंद है इसको करने का, मैं क्या करता 48 इंटू 64 कर लेता, विच इज़ 3024 3072। ठीक है, और फिर मैं 16 इंटू 16 करता तो वो है 256। तो फिर मैं क्या करता 3072 को डिवाइड करता 256 से। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि ये एरिया है इस शीट का और ये एरिया है स्क्वायर का, तो इतने एरिया को इतने एरिया से डिवाइड कर लें, पता चल जाएगा 12 स्क्वायर आएँ। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और भी है कि मैं 48 को 16 से डिवाइड करूं। 48 चौड़ाई थी, 16 16 के हिसाब से काटते चले गए, कितनी चौड़ाइयाँ बनी, तो पता चला ये 3 चौड़ाइयाँ, यूं 3 निकले, एक 3, और फिर ऐसे 3 3 के कितने पीसेस निकले। तो मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इसके लिए 64 को 16 से डिवाइड कर दूं, तो ये मुझे पता है 16 4 का 64 होता है। तो 3 3 के 4 पीसेस निकले हमारे पास, 3 3 वाले 4 लंबाइयाँ निकली हमारे पास। तो 3 इंटू 4 करें 12 आंसर आ रहा है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे दोनों तरीके से काम हो गया हमारा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे हैं a class has between 30 to 40 students. Each boy in the class brings 15 chocolates on teacher's day. The chocolate bars are shared equally among 20 girls of the class their and their form teacher with no leftovers. ठीक है, तो 30 से 40 के दरमियान स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली नहीं बताया इन्होंने, और क्लास में बॉयज़ चॉकलेट लाए हैं। हर लड़का 15 चॉकलेट्स लेके आया है और वो चॉकलेट्स जो हैं वो शेयर की गई हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, पहले तो सवाल है। हाउ मेनी चॉकलेट बार डज देयर फॉर्म टीचर रिसीव, उनकी टीचर के पास कितनी गई चॉकलेट्स। तो पहले तो ये सवाल ग्रास्प कर लें, समझने की कोशिश करें कि कितने बॉयज़ हैं ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चार्ट सा बनाते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम लेट सपोज लेते हैं एक्स। हर बॉय कितनी चॉकलेट्स लेके आया है 15। तो अगर एक लड़का होगा तो 15 होंगी, 2 लड़के होंगे तो 30 होंगी, 3 लड़के होंगे तो 45 होंगी, 4 लड़के होंगे तो 60 होंगी। इस तरह से हम एज्यूम करते हैं कि लड़के टोटल एक्स हैं, लड़कियां 20 हैं, और मिस को मिला के कितने बन गए 21। जितनी भी वो चॉकलेट लाए हैं वो 21 में पूरी पूरी बट जाती हैं। ये है ऐसी, इसी वजह से सवाल बन रहा है एचसीएफ एलसीएम से रिलेट करता है, वरना तो सिंपल अलजेब्रा से कर लेते हैं। तो 15 को हम कह सकते हैं, 15 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें बताया 3 इंटू 5 ही निकलता है प्राइम फैक्टर्स इंटू एक्स, और 21 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें पता है 3 इंटू 7 बनता है। इसका मतलब ये है, देखें 5 तो इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में कॉमन है, 7 एक ऐसा नंबर है जो इसमें है और यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर हमें जितनी भी चॉकलेट्स ये लेके आए हैं उसको 21 से डिवाइड करते हैं तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कहीं 7 भी होना चाहिए, या 21 होता, या 30, या 28 होता है, 35 होगा, तभी ये एक पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये बात समझ रहे हैं। 3 इंटू 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू 7, क्योंकि 21 है और ये वो बच्चे हैं जो चॉकलेट लेके आए हैं, और ये चॉकलेट्स की पूरी, ये चॉकलेट्स हैं, बच्चे हैं। अब मैथमेटिकली देखें
3 से 3 कट गया, 5 को काटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये 7 तभी जाएगा जब यहाँ पे या तो 7 होता, 7 वन ज़ा 7 कटता, या यहाँ 14 होता तो 7 टू ज़ा 14 हो जाता, यहाँ या यहाँ 21 होता तो 7 थ्री ज़ा 21 होता। तो यहाँ पे x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7, अदरवाइज ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ बच जाएगा, आंसर होल नंबर में नहीं आएगा, आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आएगा। इसलिए एक बात तो पता चल गई कि नंबर ऑफ बॉयज शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, या तो 7 लड़के हैं, या 14 लड़के हैं, या 21 लड़के हैं, या 28 लड़के हैं, तो समवेयर एज अ मल्टीपल ऑफ 7 लड़कों की तादाद है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हैं कितने। तो क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट हैं, इसमें से 20 लड़कियां हैं। तो अगर लड़के 7 होंगे तो क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद 27 हो जाएगी, जो कि सही नहीं हुई। अगर लड़के 14 होंगे तो क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद 34 हो जाएगी, विच इज़ यस पॉसिबल। अगर लड़के 21 होंगे तो क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद 41 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज के द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास आर 14। तो इस सवाल को सॉल्व करने का मैं ज़रा तरीका ही बता दूं, दायरा आप कॉपी में सॉल्व करेंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले आप कहेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स, क्योंकि एक लड़का 15 चॉकलेट्स लाया है। टोटल नंबर ऑफ पीपल द चॉकलेट्स आर divided into is equals to 20 plus 1, 21। ठीक है, तो as there is no leftover chocolate, 15 into x must be completely divided by 21। अब हम ये लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स, वो इसलिए ताकि हम ये दिखा सकें, और 3 इंटू 7। सो x must be a multiple of 7 in order to completely divide the chocolates। मेरी जैसी राइटिंग मत लिखिएगा, मेरे जैसा सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। सो इफ x is equals to 7, boys plus girls is equals to 20 plus 7 is equals to 27, which is less than 30। if x is equals to 14, boys plus girls is equals to 20 plus 14, which is equals to 34 true। ठीक है, यूं हमारा जवाब दुरुस्त हो गया। पूरा सवाल ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। हाउ मेनी चॉकलेट्स बार डज देयर फॉर्म टीचर रिसीव। उनकी टीचर डे था, टीचर को कितनी चॉकलेट्स मिली हैं तो देख लें। तो ये बहुत आसान है, टोटल कितने बॉयज़ थे, 15 चॉकलेट्स थी, 14 बॉयज़ थे, इज इक्वल्स टू क्या आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दें, 21 लोग में बराबर से तकसीम हुई तो गालिबन ये 10 बनेगा इसका आंसर। तो ये देख लीजिएगा कि हर शख्स को, टीचर को भी 10 मिली, बाकी सबको भी 10-10 मिली। दो सवाल रह गए। क्वेश्चन नंबर 14 इज Michael is an art elective program student who is working on an assignment.
He plans to cover a rectangular sheet of paper of dimension 126 by 10। पिछला वाला सवाल जैसा ही है ये। और क्या करना चाहता है? आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न। तो ये वही सवाल है, समझ लें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो ज़रा मैं इस पेज क्लियर कर लूँ, फिर हम इसको आगे करते हैं। ओके, तो पहले तो स्क्वायर शीट समझ लें कि ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 108 और 126 सेंटीमीटर। बराबर बराबर के टुकड़े काटने हैं इसको। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न दैट कुड बी फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब उसको सबसे बड़ा नहीं बल्कि छोटे से छोटा पता करना है, स्क्वायर पैटर्न विच कुड बी फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। अच्छा, आप ये समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका करना पड़ेगा जनाब, HCF निकाल के देखते हैं इसका। किसका? 126 और 108 का। तो 126 को मैं जल्दी से आपके लिए कर देता हूँ, वो है 2 × 3 × 3 × 7, आप कर लीजिएगा। और 108 को मैं करता हूँ 2 × 2 × 3 × 3। तो HCF ज़ाहिर निकल के आता है, इसमें से छोटा वाला उठाते हैं 2, इसमें से छोटा वाला उठाते हैं इंटू 3 × 3, जो कॉमन है वो मैंने उठा लिए। 3 × 9 = 18 निकल के आता है। तो एक स्क्वायर जो बराबर से कटेगा, ज़ाहिर है सेम लेंथ सेम ब्रेड्थ होती है, तो इसमें 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर कटेगा। ठीक है, छोटे से छोटा स्क्वायर इससे छोटा नहीं कट सकता, इससे छोटा काटेंगे तो इधर से कम हो जाएगा, उधर से कम हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स पैटर्न कुड बी फॉर्म्ड। अब जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था कि आपको कितने स्क्वायर्स निकल के आएंगे इसमें से, वो निकालने के लिए इसकी लेंथ को भी 18 से डिवाइड कर लें और ब्रेड को भी, तो 108 को भी 18 से डिवाइड कर लें और आंसर आता है 6 आई थिंक। और 126 को भी 18 से डिवाइड कर लें, आंसर आता है आई थिंक 7। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 6 × 7, 6 की 7 लेंथ्स रोज बनेंगी, विच इज़ इक्वल्स टू 42 नंबर ऑफ पैटर्न्स बनेंगे। 42 पैटर्न्स, 42 स्क्वायर्स कट जाएंगे इसमें से, टोटल स्क्वायर्स 42 निकल के आएंगे। अगला सवाल है जी, टू फिट द शीट हाउ हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट अदर शेप्स कैन बी द पैटर्न इफ दे आर टू फिट द शीट ऑफ पेपर परफेक्टली, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, एक बात ये समझ सकते हैं आप, पूछना ये चाह रहे हैं कि और कौन कौन से शेप्स काट सकते हैं इसके। तो ये समझने के लिए आपको फैक्टर्स समझ में आए हुए होने चाहिए। बड़ा मज़ेदार सवाल है, क्योंकि फैक्टर्स नंबर्स के होते हैं और नंबर्स को हम शेप्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 था और ये 16 था, तो हमें पता है कि एक एक के हम इसमें ये 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 करते हुए हम इसको 16, या 16 बड़ा नंबर हो गया, इसको 8 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बाय 1 के हम इसमें 4 ऐसे और 8 ऐसे करके टुकड़े काट सकते थे, और ये 24 टुकड़े निकलेंगे इसमें से। कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एक और तरीका है, जिस जिस टुकड़े में ये स्क्वायर कट सकता है वो भी निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, ऐसे अगर हम ट्रायंगल भी निकालते जाएं इस तरह से 1 बाय 1 के, तो भी एग्जैक्टली सारा पेपर भी इस्तेमाल हो जाएगा और सेम साइज़ के बहुत सारे ट्रायंगल निकल आएंगे। तो एक स्क्वायर जिन जिन शेप्स में टूट सकता है, वो सारे शेप्स भी हम इसमें से एग्जैक्टली पूरे पूरे निकाल सकते हैं, एक चीज़। और एक स्क्वायर जिन जिन शेप्स में मज़ीद बड़ा होकर कन्वर्ट हो सकता है, वो शेप्स भी हम निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर बड़ा होकर बन सकता है जनाब एक रेक्टेंगल। तो हम इसमें से ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर तो निकाल ही लिया हमने, हम इसमें से रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अब ये देखिए, ये रेक्टेंगल बन गया, ये पूरा पूरा कट गया और कुछ नहीं बच रहा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा
कि किस तरह से फैक्टर्स काम करते हैं, तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। एक शेप और भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी शेप्स की इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगी। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली समझा देता हूँ कि एक और शेप होता है, वो कहलाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी इसमें से निकल सकता है। वो इस तरह से कि सिमिलर सिमिलर साइज़ के ट्रेपीजियम निकाले जा सकते हैं, जिसके के राइट एंगल हों, जिसके अंदर के मौजूद हों। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है तो ये भी समझना पड़ेगा आपको। अब मैं इसको समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी पूरी एक्सरसाइज हमारी अलग से आएगी, तो वहाँ पे हम इसको देख लेंगे। तो बहरहाल इसका इजी आंसर ये है कि इट many different shapes could be cut from the same sheet without anything remaining. All those shapes that a square could be cut into, or a square could form by joining the squares. तो ये आप आंसर इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइकल आर्ट इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का स्टूडेंट है, इज़ वर्किंग ऑन अदर असाइनमेंट। उसने डिज़ाइन की रेक्टेंगुलर पैटर्न मेजरिंग 45 और 42 mm। ही इज़ रिक्वायर्ड टू द आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर पैटर्न टू फॉर्म अ स्क्वायर। ऐसे ऐसे पैटर्न बना बना के स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर की शर्त क्या होती है कि दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए। तो अब उसको एक स्क्वायर बनाना है, लेकिन उसके पास जो शीट है वो ऐसी है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। ठीक है, तो ज़ाहिर है बहुत सारे 45 मिलेंगे और बहुत सारे 42 मिलेंगे, फिर जाके कोई स्क्वायर की शक्ल बनेगी, और उसमें ज़ाहिर है उसको इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा कि उसको लंबाइयों में कम रखे और चौड़ाइयों में ज़्यादा पीसेस रखे, तब जाके ये बराबर बैठेगा। ठीक है, अच्छा, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर इज अलाउड इज 1.6 मीटर स्क्वायर। 1.6 मीटर स्क्वायर से बाहर नहीं जा सकते। क्वेश्चन है ये मेजरमेंट दी हुई है मिलीमीटर में, और ये मेजरमेंट दी हुई है मीटर स्क्वायर में। तो एक ये भी हमें कन्वर्जन का ख्याल रखना है कि 1.6 मीटर स्क्वायर इज़ हाउ मैनी मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाउ मैनी मिलीमीटर। तो ये बात हमें जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, उस पर आते हैं बाद में। पहले हम अपना मसला यहाँ पे हल कर लें, ये वाला पार्ट आगे कवर होगा। हाउ मैनी पैटर्न्स डज ही नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये दोनों जाके कहाँ पे सेम हो जाएंगे। वो कौन सा नंबर है जिसका जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, कौन सा सेम नंबर है। तो ज़रा हम निकालते हैं 45 और 42 का एलसीएम। तो 45 के फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 × 5 आएंगे। ये आप निकाल दीजिएगा, प्रॉपर निकाल के दिखाइएगा, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। 2 × 3 × 7 यहाँ 42 के हैं, तो एलसीएम निकालेंगे हम, तो जाहिर है उसमें जो है वो 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो ये वैसे भी आपको नज़र आना चाहिए था कि 2 3 आएंगे, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा, एक 7 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकल के आ रहा है 630। 630 हमारा वो फैक्टर है, वो मल्टीपल है जो कि इन दोनों को जो दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं। यानी 630 लंबाई और 630 चौड़ाई का हमें हमें स्क्वायर मिलेगा। तो अब इसमें से कितना बन जाएगा वो हम देखते हैं। पहले हम टोटल लंबाई और टोटल चौड़ाई निकाल लें। किस जो हमारा स्क्वायर बना है वो 630 का बना है, 630 लंबाई और 630 चौड़ाई का। तो उसमें कितने आए हैं हमारे बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस इस्तेमाल हुए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 42 थी और लंबाई 48 थी, 48 45 थी, 45 थी। तो उसका आसान तरीका है 630 को, जैसे मैंने पहले भी किया, डिवाइड बाय 45 करें और 630 को डिवाइड बाय 42 करें। तो 630 डिवाइड बाय 45 इज़ 14 और डिवाइड बाय 42 इज़ 15। तो हमें पता चल गया कि हमें कितने पीसेस रखने पड़ेंगे। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 210। 210 पीसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला पार्ट था हाउ मैनी पीसेस लगेंगे ये हमारा स्क्वायर बनाने के लिए। हमारे स्क्वायर की लंबाई चौड़ाई जो होगी वो 630 होगी, 630 लंबा मिलीमीटर
और 630 चौड़ा मिलीमीटर होगा, तब जाके स्क्वायर बनेगा, उससे पहले कहीं स्क्वायर नहीं बनेगा। अब अगर 630 मिलीमीटर लंबा स्क्वायर है, 630 मिलीमीटर चौड़ा स्क्वायर है, तो उसमें इतने इतने कितने पीसेस आएंगे 45 और 42 के, वो हमने पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ है, पीछे भी ये बात समझा चुके हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो हमने निकाला कि 210 पीसेस आएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, इसमें हमने किया था। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया कि कितने पीसेस आएंगे। फिर ये पूछ रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म। छोटे से छोटा स्क्वायर तो हमने फॉर्म कर लिया, ये 630 मिलीमीटर का। ठीक है, लंबाई में भी 630 मिलीमीटर, चौड़ाई में भी। इससे बड़ा भी फॉर्म हो सकता है, उससे बड़ा ही फॉर्म हो सकता है। मैक्सिमम लंबाई उन्होंने हमें बता दी, मैक्सिमम उन्होंने हमें लिमिट कर दिया कि 1.6 मीटर स्क्वायर से बाहर ना जाए एरिया, स्क्वायर का एरिया 1.6 मीटर से बाहर ना जाए। ओके, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम अपने आखिरी सवाल का जवाब निकालते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि अपने जो हमने स्क्वायर बनाया था वो स्क्वायर था 630 मीटर का, मिलीमीटर का, सॉरी 630 मिलीमीटर का हमारा स्क्वायर था। पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो जब कोई चीज़ 1000 से डिवाइड होती है तो उसका डेसिमल 3 दफ़ा पीछे जाता है, तो 0.63 मीटर में आ गई इसकी लंबाई। तो जो हमारा छोटे से छोटा स्क्वायर बन रहा था उसकी लंबाई 0.63 मीटर थी, उसकी चौड़ाई भी 0.63 मीटर थी। तो 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 करके जल्दी से हम देखते हैं। तो आप लोग तो इसको लिख के करेंगे, अपने पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से आपके लिए कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.63 इज़ 0.3969, 0.3969 मीटर स्क्वायर। जब कोई चीज़ एरिया में आती है तो उसकी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, 0.63 लंबा और 0.63 चौड़ा एक स्क्वायर छोटे से छोटा हमारा बनता है, इससे छोटा स्क्वायर नहीं बना सकते हम। और इसका एरिया जो बन रहा है वो 3969 बन रहा है। जबकि हमें एरिया में जो इजाज़त है जाने की, कितने बड़े से बड़ा एरिया बना सकते हैं हम, 1.6 मीटर स्क्वायर का बना सकते हैं। तो अभी तो बहुत गुंजाइश है। अगर हम 2 ले लेंगे ऐसे तो बन जाएगा जनाब आपका तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि एक स्क्वायर आपने 0.3939 का तो दे दिया। ठीक है, एक स्क्वायर आपने ऐसा ले लिया जिसका एरिया 0.3969 है और उसकी लंबाई जो है वो 0.63 है, उसकी चौड़ाई भी 0.63 है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि बड़े से बड़ा जो स्क्वायर हो सकता है वो कितना और आप बड़ा कर सकते हैं। तो 0.63 मीटर बाय 0.63 मीटर का था, तो उसका तो एरिया बन रहा था 3969। अब इसमें हम कितना और इजाफा कर दें कि हमारा एरिया जो है वो 1.6 से बाहर ना जाए। तो अगर हम 0.64 का करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या एरिया बन रहा है। 0.65 का देखते हैं, 0.68 का देखते हैं, 0.69 का। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम जो है वो उसको डायरेक्टली डबल करके देख लें, या डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लें। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन हमारे पास, और इससे हम एक ट्रायल एंड एरर से हम ये सॉल्व कर लें। जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है आन तरीक़ेकार, वो ये लगता है कि अगर मुझे बता दिया इन्होंने कि 1.6 मीटर स्क्वायर मेरा मैक्सिमम हो सकता है स्क्वायर एरिया, तो अगर एरिया 1.6 है एक स्क्वायर में, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। तो लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ इंटू लेंथ इज़ लेंथ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर मुझे एक लेंथ निकालनी है तो मुझे एरिया का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 1.6 का अंडर रूट लेता हूँ तो वो आता है
समथिंग 1.26 के बराबर, ये इससे कट जाएगा। तो एक लेंथ 1.265 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम अलाउड है, समझ रहे हैं। तो 1.265 से बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो 0.63 की भी चलेगी, 0.64 की भी चलेगी। तो कहाँ तक ये हम खींच सकते हैं, जहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर जो है ना वो 1.6 से ऊपर ना आए। वो कौन सा नंबर है इसका आंसर 1.6 आ रहा है, वो 1.265 आ रहा है। ठीक है जी। तो यूँ हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है वो लंबे से लंबा जो हो सकता है वो 1.265 का हो सकता है, मीटर का। 1.265 बाय 1.265, अगर इससे बड़ा होगा तो उसका एरिया 1.6 से बड़ा हो जाएगा। तो 1.265 बाय 1.265 इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ आर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आर स्क्वायर। तो ये हो गया आखिरी पॉइंट हमारा। तो ये बात समझ में आ गई होपफुली। अगर अगेन मैंने कहा कि थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे होंगे, तो अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं तो आप उसको रिपीट करके देखें, दोबारा समझें, और जब तक समझ में नहीं आए आगे नहीं बढ़ें। ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक हम क्लियर कर चुके होंगे। आप ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं जल्दी से जब तक आपके लिए जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियो बनाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।